हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया हो, खुश हो और अपनी तैयारी को सही से लेके चल रहे हो। सो वी आर स्टार्टिंग विद द शॉर्ट नोट्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मटेरियल। स्टार्ट करते हैं सेशन को और कम से कम समय में बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर हम सॉम की बात करते हैं, डील्स विद द स्टडी ऑफ लीनियरली इलास्टिक डिफॉर्मेबल बॉडी इन इक्विलिब्रियम। जब हम बात करें लीनियर मतलब हुक्स लॉ वैलिड है। जब हम बात करें इलास्टिक मतलब लोड हटाने के बाद मेटेरियल वापस अपने पोजीशन में आ जाएगा। डिफॉर्मेबल का मतलब है कि आप लोड लगाओगे, बॉडी के दो पॉइंट के बीच में जो दूरी लोड लगाने से पहले था, लोड लगाने के बाद बदल जाएगा। इन इक्विलिब्रियम बात कर रहे हैं हम, जो भी बात कर रहे होंगे इक्विलिब्रियम की बात कर रहे होंगे, आपका बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम रहेगा। कहने का मतलब है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो, नेट मोमेंट इन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम 2D की बात करें तो हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, समेशन एफ इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड समेशन मोमेंट इन द जेड डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। अब यही अगर 3D में बात कर रहे हैं तो हमारे पास 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, समेशन एम एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन एम जेड इक्वल टू जीरो, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन एफ जेड इक्वल टू जीरो, वेयर एक्स वाई जेड आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब यहाँ पे टर्म आता है विस्को, जो विस्को इलास्टिक विस्को प्लास्टिक के साथ जुड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विस्को का मतलब क्या होता है कि मटेरियल में डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, हाई डिफॉर्मेशन जोन आपको देखने को मिल रहा होगा, राइट। अगला हम बात कर रहे हैं रबड़। रबड़ इज एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल, इट इज नॉट अ लीनियर इलास्टिक मटेरियल, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होता है, ये वो प्रॉपर्टी है जिससे मटेरियल को थिन वायर्स में कर दिया जाता है। फेलियर स्ट्रेन डिसाइड करता है डक्टिलिटी, जितना ज्यादा फेलियर स्ट्रेन होगा उतना ज्यादा मटेरियल क्या होगा, डक्टाइल होगा। अब इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन कंप्रेशन एंड वीकेस्ट इन शियर, तो यहाँ फेल का होगा, उस प्लेन पे फेल करेगा जहां पे शियर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ब्रिटलनेस की बात करेंगे, इट विल ब्रेक इनटू पीसेस, या डिफॉर्मेशन ज्यादा नहीं होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो अगर अल्टीमेट स्ट्रेस ज्यादा है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आपका ब्रिटलनेस क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। या अब यहां पे भी बात करोगे, इट इज वीक इन टेंशन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन कंप्रेशन। तो फेल कहां करेगा, उस प्लेन पे फेल करेगा जहां पे मैक्सिमम टेंशन देखने को मिल रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं दो तरीके का फेलियर, एक है यील्ड फेलियर, एक है फ्रैक्चर। यील्ड फेलियर सडन फेलियर नहीं, इट विल गिव यू इंडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ यील्डिंग बिफोर गेटिंग एक्चुअली फेल्ड। अगर यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी बात करेंगे तो यील्ड स्ट्रेंथ बाय वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। एक स्ट्रेंथ है, नीचे स्ट्रेस है। स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, स्ट्रेस इज द जो लोड के कारण आपका स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, विच डिपेंड ऑन लोड अपॉन एरिया। फ्रैक्चर की बात करेंगे, यहाँ सडन फेलियर होगा, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बाय वर्किंग स्ट्रेस। अब अगला हम बात कर लेते हैं एजम्पशन। तो क्या क्या एजम्पशन है हमारे पास, मटेरियल होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, कंटिन्यूअस है, डिफॉर्मेबल है, ठीक है। सेल्फ वेट नेग्लेक्ट करना है अपने को, सुपर पोजिशन आपका होल्ड करेगा क्योंकि हुक्स लॉ वैलिड है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस कंसिडर करेंगे, मतलब इनिशियल एरिया कंसिडर करेंगे। मटेरियल प्रिज्मेटिक होगा, मतलब थ्रू आउट द सेक्शन ये क्या रहने वाला है, आपका शेप एंड साइज सेम रहने वाला है थ्रू आउट द लेंथ। रेसिडुअल स्ट्रेस नेग्लेक्ट करेंगे, कहने का मतलब बिफोर एक्चुअल लोडिंग आपके मेंबर में कोई प्रीवियस स्ट्रेस नहीं डेवलप हुआ है, ये मान के चलेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब हमारे स्ट्रेन एनर्जी पे, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, जितना एक्सटर्नल वर्क डन हुआ वो बॉडी में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी। हम ये मान के चल रहे हैं जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। टफनेस इज अ फॉर्म ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी। अब ये किसके लिए डिफाइन होता है, फॉर इंपैक्ट लोडिंग, ठीक है। और ये बात का होता है जस्ट बिफोर फेलियर। अब हमको अगर इसको ग्राफिकली निकालना होता है, एरिया अंडर पी डेल्टा कर्व से निकल रहा होता है, ठीक है। और अगर आप मॉडुलस ऑफ टफनेस की बात करोगे, ये भी ड्यू टू इंपैक्ट लोडिंग है, जस्ट बिफोर फेलियर होता है, लेकिन ये पर यूनिट वॉल्यूम होता है, दैट इज टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपका पी डेल्टा कर्व से नहीं, स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व से निकल रहा होता है। कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज रेजिलियंस। तो रेजिलियंस किसके कारण, ग्रेजुअल लोड के कारण जनरली डिफाइन किया जाता है। तो ये विद इन, ये कहां बात कर रहा है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, नॉट प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, नॉट यील्ड लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट। अब अगेन क्योंकि ये पूरे वॉल्यूम के लिए डिफाइन होता है, तो एरिया अंडर द पी डेल्टा कर्व के लिए डिफाइन होता है। द सर्टेन फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू रिमेंबर, यू बराबर हाफ पी डेल्टा हाफ बराबर हाफ इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू वी बराबर ई इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम बराबर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 ई इंटू वी। अब प्रूफ रेजिलियंस, यहां पे अगर हम बात करें तो अगेन कहां पे डिफाइंड है, अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है। आपको ये उस पॉइंट पे, इलास्टिक लिमिट के पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है, पी डेल्टा कर्व, ठीक है। आपका एरिया अंडर द पी डेल्टा कर्व लेगा, कहां तक, अप टू इलास्टिक लिमिट। और डिफाइन कैसे होगा, सिग्मा वाई स्क्वायर बाई 2ई
सिग्मा वाई स्क्वायर बाई 2e multiplied with volume, sigma y square by 2e multiply with the volume, so that will give you proof resilience. ठीक है, that will give you proof resilience. अब यही अगर मॉडुलस और रेजिलियंस करना है तो डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देंगे, प्रूफ रेजिलियंस पर वॉल्यूम, तो वो आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर बाई 2e. अब क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे पी डेल्टा कर्व नहीं आएगा, क्या आएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा. ठीक है, अगला बात कर लेते हैं क्रीप. तो व्हाट इज क्रीप? क्रीप इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. किसके कारण? आइदर ड्यू टू डेड लोड और ड्यू टू कांस्टेंट लोड. ठीक है, विच अकर्स विद टाइम, विच अकर्स विद टाइम. ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या फैक्टर है? सबसे पहला है टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ेगा, क्रीप बढ़ेगा. तो ये टेम्परेचर दैट इज होमोलोगस टेम्परेचर, इसके नीचे क्रीप टॉलरेबल है, इसके ऊपर क्रीप इनटॉलरेबल है. ठीक है, अब यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं, तो टाइम बढ़ेगा तो क्रीप बढ़ेगा, लेकिन क्रीप रेट, दर, क्रीप के बढ़ने का दर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ लोड होगा उतना ज्यादा क्या देखा जाएगा, क्रीप देखा जाएगा. फटीग की बात कर रहे हैं, फेलियर ऑफ द मटेरियल ड्यू टू रिवर्सल ऑफ लोड, साइक्लिक लोड, कभी टेंशन कभी कंप्रेशन. तो ऐसे लोडिंग पे आपका जो फेलियर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फटीग. तो इसी के लिए हमारा टर्म एंड्योरेंस लिमिट, कि भैया ये वो लिमिट है जिसपे अगर हम, ये वो लिमिट है जिसपे अगर हम लोडिंग को रखेंगे, ये वो लिमिट है कि जिसके अंदर अगर लोड को रखेंगे तो हम आपका मटेरियल फेल नहीं करेगा इवन आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ लोड रिवर्सल. ठीक है बात, तो ये छोटा सा बात हो गया यहाँ पे. अब अगला बात कर लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द माइल्ड स्टील. तो कुछ स्टैंडर्ड बातें आपको पता होनी चाहिए. ये किसने किया था? अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मशीन ऑन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, डन ऑन अ सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन, जिसका गेज लेंथ हमने लिया 2 इंच और डायमीटर लिया 0.5 इंच. तो किस तरीके से कर्व बना ये आपको क्लियर होना चाहिए, किस ऑर्डर में आपका पॉइंट्स आ रहा है ये क्लियर होना चाहिए. तो पहला क्या है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, जहां तक हुक्स लॉ वैलिड है. ए से बी तक इलास्टिक प्रॉपर्टी वैलिड है क्योंकि बी आपका इलास्टिक पॉइंट है, लेकिन हुक्स लॉ वैलिड नहीं है. सी इज द अपर यील्ड पॉइंट, जहां पे ये एक्चुअल में यील्डिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, बट क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं होता है इसलिए हम इस पे डिजाइन नहीं करते हैं. डी पे दैट इज अ लोअर यील्ड पॉइंट, हम डिजाइन इसके लिए कर रहे होते हैं. तो मेरे दोस्त डी इज द पॉइंट जहां पे अगर हम इसके लिए डिजाइन करें, जहां पे अगर हम इसके लिए डिजाइन करें तो एक कांस्टेंट आता है. तो इसलिए जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर माइल्ड स्टील लिखोगे, इट इज नॉट यील्ड स्ट्रेंथ, इट इज लोअर यील्ड स्ट्रेंथ बाय वर्किंग स्ट्रेस. ठीक है, देन डी इज द यील्ड प्लेटो, जहां पे कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा विदाउट एनी इंक्रीज इन स्ट्रेस. ई इज द पॉइंट जहां पे आपका मटेरियल सफिशिएंट स्टिफेंड हो चुका है, फर्दर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लगाना है, इसलिए नाम क्या पड़ा है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन. आपका अगला पॉइंट है एफ, जिसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, दिस इज मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल पे लग रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे फेलियर नहीं होगा. फेलियर कहां पे होगा, जी पॉइंट पे, जहां पे ये रीजन जिसको हम बोल रहे हैं नेकिंग रीजन या स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन, एंड द मटेरियल फेल्स फाइनली इन द फॉर्म ऑफ कप एंड कोन. इस तरीके का फेलियर आपको देखने को मिल रहा होगा. ठीक है, तो अब अगला बात कर ले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द वेरियस डिफरेंट मटेरियल. तो यहाँ पे अपने पास अलग अलग मटेरियल है, लाइक Fe250, 415, 500, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, वुड, कंक्रीट, रबर. लेकिन हमारा मेन फोकस क्या है कि ये बताना क्या चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है यंग्स मॉडुलस, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो कि क्या दे रहा है, ई दे रहा है. और ये ई क्या बताएगा, मटेरियल का इलास्टिसिटी बताएगा. तो जितना ज्यादा बी का वैल्यू आएगा उतना ज्यादा मटेरियल क्या कहलाएगा, इलास्टिक कहलाएगा. तो साफ दिख रहा है रबर इज द लेस इलास्टिक, रबर इज लेस इलास्टिक देन माइल्ड स्टील. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, ये आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कि भाई मैच द फॉलोइंग है, कुछ ऐसे करके पूछ सकता है, तो ये आप दिमाग में रखेंगे. अगला, अगर मान लो वो मटेरियल जहां पे डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो वहां पे कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, ऑफसेट मेथड अप्लाई करते हैं, वेयर वी टेक परसेंट ऑफसेट ऑफ द फेलियर स्ट्रेन. ठीक है, वी टेक सम परसेंट ऑफ फेलियर स्ट्रेन, मान लो x% ऑफ फेलियर स्ट्रेन लिए, और इसके करस्पॉन्डिंग हम सेम स्लोप बनाए जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जहां पे दोनों कर्व मिला वो हमको क्या दे देगा, डेफिनेट यील्ड, दैट इज डिजाइन यील्ड स्ट्रेस या प्रूफ स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल. अगला, अगर हम कार्बन परसेंटेज बढ़ा रहे, अगर हम कार्बन परसेंटेज बढ़ाएंगे तो मेरा ब्रिटलनेस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस, वियर एंड टियर रेजिस्टेंस, आपका स्किड रेजिस्टेंस सब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. लेकिन सेम पैटर्न में डक्टिलिटी, टफनेस, फॉर्मेबिलिटी, मशीनेबिलिटी, मैलिएबिलिटी, ये सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. टेनासिटी किसको बोलते हैं, वो मटेरियल जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, हाई होता है, वैसे मटेरियल को हम टेनासाइल मटेरियल बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, टेनासिटी. अब एक बात और ध्यान रखना, जैसे मान लो हमको कहीं पे मोमेंट एम फोर्स और लीवर आर्म, तो मोमेंट अगर एक्स के चाहिए तो फोर्स मेरा वाई में हो सकता है, तो लीवर आर्म जेड में हो सकता है. अगर फोर्स जेड में होगा तो लीवर आर्म हमेशा वाई में होगा. एंड सेम you can apply for moment along y, same you can allow for moment along z, right? So this is enough for the first chapter to revise.
इससे कम टाइम में कोई रिवाइज करा के दिखा दे रे बाबा, राइट। सो थैंक यू एवरीवन विद द कंटेंट। आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि विद इन 10 मिनट्स आपको बेस्ट वे में आपको पहला चैप्टर रिवाइज करा पाए, राइट। अगर मजा आया तो जरूर कमेंट करना, बताना, पर्सनली मुझे बताना, और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा एफर्ट पेड ऑफ हो गया। थैंक यू एवरीवन।